नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। पीएम मोदी 2 दिवसीय इजरायल दौरा पूरा करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने इजरायल दौरे के दूसरे दिन द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच कई सेक्टर्स में अहम समझौते हुए, जिनका मुख्य केंद्र डिजिटलाइजेशन और आईटी सेक्टर पर रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपना 2 देशों का दौरा भी पूरा कर लिया है। सीएम योगी का 2 देशों का दौरा यूपी के लिए कितना उपयोगी रहा, आपको ये भी बताएंगे। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में जारी बवाल की पूरी जानकारी भी देंगे। वहीं 24 घंटों से ज्यादा समय के लिए जारी आईटी रेड के बारे में भी बताएंगे, जिसने बसपा विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबर एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की हाई वोल्टेज ड्रामा से लेकर विवादों में घिरे अनिल अंबानी के सपनों के आशियाने तक की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के इजरायल दौरे से। देखिए रिपोर्ट। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजराइल की धरती पर पीएम मोदी के इस दौरे ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि आज का नया भारत समझौतों पर सिर्फ साइन नहीं करता, बल्कि वो भविष्य की दिशा भी तय करता है। दरअसल पीएम मोदी का इजराइल दौरे के दूसरे दिन इस द्विपक्षीय बैठक में दिया ये बयान भविष्य की उस नई इबारत का ऐलान माना जा रहा है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे खास रोल निभाने वाला है। गुरुवार को हुई इस बैठक में भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक साझेदारी अब परंपरागत कूटनीति से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सुरक्षा के नए अध्याय शुरू कर रही है। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर चर्चा सिर्फ वर्तमान मुद्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और इजरायल दोनों देशों का फोकस उस भविष्य पर था जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रणनीतिक खनिज वैश्विक ताकत का पैमाना तय करेंगे। गुरुवार को हुए इस ऐतिहासिक समझौते में भारत और इजरायल ने कुल 16 क्षेत्रों में मिलकर काम करने का जो संकल्प लिया है, वो दोनों देशों को टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर नई ऊंचाई देने वाला है। मुझे खुशी है कि इजरायल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन
और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के साथ साथ डिजिटल सहयोग को भी नई दिशा दे दी है। दोनों देशों में ये करार डिजिटल इंडिया की उस सफलता की कहानी है जो अब वैश्विक मंच पर गूंज रही है। अब आखिर दोनों देशों के बीच हुए आपसी समझौते में किन 16 क्षेत्रों पर फोकस किया गया, उसको समझिए। दोनों देशों में व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग पर समझौता हुआ। दोनों देशों में रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग पर बात हुई। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिज जैसे क्षेत्रों में समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया जाएगा। इजराइल में यूपीआई इस्तेमाल के लिए समझौता हुआ। जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम होगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। भारतीय कामगारों को कॉमर्स और सर्विस सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा। युवाओं और रिसर्चर्स को जोड़ने के लिए इंडिया इजराइल अकादमिक फोरम बनेगा। दोनों देशों ने IMEC कॉरिडोर और I2U2 ग्रुप जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। 16 बड़े समझौतों पर हुआ ये करार सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व की उभरती हुई तस्वीर मानी जा रही है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर, डिफेंस से साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च से लेकर पीपल टू पीपल टाइज तक हर अहम क्षेत्र पे अपनी अलग पहचान बना रही है, जिस पहचान को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी सलाम किया है। This is an amazing visit. An amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. We saw an exhibit of innovation that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India. पीएम मोदी ने इजराइल की धरती से साफ इशारा किया कि ये नया भारत है जो संतुलन भी रखता है और समझदारी भी रखता है, जो ना झुकना जानता है और ना ही टकराना चाहता है। भारत हर कदम पर साझा संतुलन साधते हुए आगे बढ़ता है। पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे से साझा व्यापार समझौतों के साथ साथ वैश्विक रणनीति का वो गठबंधन भी तय हुआ है जो आतंकवाद के खिलाफ रक्षा, सुरक्षा और शांति का पैगाम साबित होगा। अब क्या है ये गठबंधन, ये आपको बताते हैं। हेक्सागन ऑफ अलायंस का मतलब देशों का गठबंधन है। इसमें भारत के अलावा अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के कुछ अन्य देश शामिल हैं। इस अवधारणा को IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना है। इजराइल का कहना है कि ये गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों पर सहमत है। इजराइल चाहता है कि भारत इस गठबंधन में शामिल हो। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी के साथ जिस हेक्सागन गठबंधन पर सहमति बनाना चाहते हैं, उसको लेकर भारत का रुख भी साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इजराइल का भारत की तरफ रुख करना भी भारत के बढ़ते परचम की कहानी बयां कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वजह है कि भारत आमतौर पर किसी भी सख्त तरह की गुटबाजी का हिस्सा बनने से दूर ही रहता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी।
एक खास पहलू ये भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं और युद्ध के दूसरे पक्ष यानी यूक्रेन अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ भी संबंध मजबूत हैं। यानी एक बात तो साफ है कि भारत का फोकस रक्षा, तकनीक और व्यापार है और देश का विकास है, जिसका अंदाजा दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। भारत इजराइल के बीच कुल ट्रेड 31,494 करोड़ का है। भारत से इजराइल को 18,618 करोड़ का निर्यात होता है। इजराइल से भारत को 13,659 करोड़ का निर्यात होता है। भारत से इजराइल को मोती और कीमती पत्थर, ऑटोमोटिव डीजल, रासायनिक और खनिज उत्पाद, मशीनरी और विद्युत उपकरण, प्लास्टिक, कपड़ा उत्पाद, परिवहन उपकरण और कृषि उत्पाद का निर्यात होता है। वहीं इजराइल से भारत को रासायनिक और खनिज उर्वरक उत्पाद, मशीनरी और विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम तेल, रक्षा, मशीनरी और परिवहन उपकरण निर्यात होता है। भारत इजराइल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा नवंबर 2025 में जब दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे, तभी साफ हो गया था कि ये साझेदारी अब सिर्फ रक्षा और तकनीक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापार और निवेश के नए दरवाजे भी खोलेगी और कुछ दिनों में FTA पर भी बात बनेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच हुए ये 16 समझौते सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक कूटनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और हर क्षेत्र में सहयोग का मतलब है कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। अगली खबर भी सीएम योगी के जापान दौरे से जुड़ी हुई है। दरअसल अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने जापान की हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव पर सफर किया। 500 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार पर चलने वाली इस ट्रेन और सीएम योगी के इस सफर को लेकर खास तस्वीरें नजर आई। जहां सीएम योगी के अनुभव को जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सपनों को साकार करने की सबसे पहली शर्त उन्हें बिना डरे देखना है। सपनों से हकीकत का सफर मजबूत इरादों और हौसलों से तय किया जाता है। यूपी को बीमारू राज्य से देश का ग्रोथ इंजन बनाना ही सीएम योगी का विजन भी है और मिशन भी। स्क्रीन पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक और मन में यकीन। गुरुवार को सीएम योगी ने जापान यात्रा के आखिरी दिन जापान के यामानाशी में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन मैगलेव में सफर किया। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनुभव योगी आदित्यनाथ के लिए रोमांच भरा रहा। लीनियर मैगलेव ट्रेन 500 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से चल सकती है। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति का उपयोग करती है, जिससे ट्रेन पटरी के ऊपर तैरती है, जिससे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में ये अधिक स्थिर और सुरक्षित होती है। चूँकि ट्रेन पटरी को नहीं छूती, इसलिए घर्षण नहीं होता, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और गति बहुत अधिक हो जाती है। ये पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज चलती है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो जाती है। इसके प्रमुख प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन और इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन में चुंबकों को आकर्षित किया जाता है और इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन में चुंबकों को पीछे धकेला जाता है। तेज रफ्तार ट्रेनें केवल दूरी कम नहीं करती, ये संभावनाओं को करीब लाती हैं। ये वही सोच है जिसमें समय की कीमत समझी जाती है और विकास को गति दी जाती है। सीएम योगी के विजन में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति का आधार है। सीएम योगी का विदेश दौरा यूपी के लिए निवेश को बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी में लाना ही सीएम योगी का विजन है, ताकि यूपी में विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। इसी सोच के तहत यूपी में पहले से ही दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 865 किलोमीटर का होगा। इस परियोजना के तहत लगभग 13 से 14 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिससे दिल्ली से वाराणसी की यात्रा लगभग 4 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस परियोजना पर लगभग 1.21 लाख करोड़ की लागत आने का अनुमान है। ये परियोजना पीएम गति शक्ति मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
एक वक्त था जब यूपी में बुलेट ट्रेन की कल्पना करना भी मुश्किल था। आज वो परियोजना जमीनी हकीकत पर तैयार हो रही है और जल्द ही यूपी के विकास को रफ्तार देने का काम करेगी। ऐसे ही जापान में सीएम योगी का उसकी सबसे तेज ट्रेन मैग्लेव में सफर करना उम्मीदों और संभावनाओं के दरवाजों को खोलता है। सीएम योगी ने मैग्लेव ट्रेन में अपने सफर के अनुभव को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा करते हुए लिखा, जब प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है तो भविष्य पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत होता है। सीएम योगी का जापान दौरा पूरा हो चुका है, मगर यूपी के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का सफर अभी तेजी से जारी है। अब देखिए ना, लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बारादरी सील किए जाने के विरोध में छात्र संगठनों ने पैदल मार्च निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्र ताला खोलने या बाहर नमाज की अनुमति की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन सुरक्षा और सौहार्द का हवाला दे रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली रोजा फिर इफ्तार, फिर हनुमान चालीसा पर छिड़ी तकरार। शिक्षा के मंदिर में धर्म की सियासत। लाल बारादरी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में खिलाफत। बीते कुछ दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय सुर्खियों में है, लेकिन जिस वजह से है वो विश्वविद्यालय की साख के साथ न्याय तो बिल्कुल नहीं है। विश्वविद्यालय कैंपस में लाल बारादरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धार्मिक सियासत का अड्डा बन गया है। लाल बारादरी को सील किए जाने के विरोध में गुरुवार को बापसा, भाकपा माले और आयसा के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगी है, लिहाजा छात्र संगठनों ने परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मैं इस वक्त परिवर्तन चौक के पास खड़ी हूँ, जहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने पैदल मार्च निकाली थी और ये जो पैदल मार्च है वो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ तक पहुंची थी, जहाँ पर इन छात्रों ने अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है। मामला लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ऐतिहासिक लाल बारादरी परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रवेश और गतिविधियों के विरोध में ये जो पैदल मार्च है वो निकाला गया था। देखिए, एलयू प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कि परिसर के भीतर किसी भी तरह की हड़ताल या विरोध नहीं होगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी आवाज को बांधा नहीं जा सकता और इसीलिए उन्होंने ये पैदल मार्च निकाली थी और सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है और कई छात्र संगठन और मुस्लिम छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठनों ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। लाल बारादरी का ताला खुलवाने के लिए ये मार्च निकाला गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्वास्थ्य भवन चौराहे पर रोक लिया। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता पहुँच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र सौंप दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे इस पूरे मामले पर डीडी-यूपी की पैनी नजर है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आपके लिए ला रही है। गुरुवार को भी हमारी संवाददाता बरखा बली ग्राउंड जीरो पर ही थी। जिन छात्रों ने पैदल मार्च निकाला था, उनकी मांगे क्या है, इसको लेकर हमारी संवाददाता ने छात्रों से बात की। आप भी सुनिए। हमारे साथ छात्र संगठन से जुड़े कुछ लोग भी हैं जिनसे जानते हैं कि उन्होंने जो ज्ञापन डाला है उसमें क्या कुछ मांगे हैं। आपने जो ज्ञापन अभी जिलाधिकारी कार्यालय में डाला है, क्या कुछ मांगे आपने रखी? देखिए, मांगे स्पष्ट हैं। 22 तारीख को लाल बारादरी को सील किया गया है। हम कह रहे हैं जो सीलिंग ऑर्डर है वो हमको दिखा दिया जाए। अगर आप कह रहे हैं बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमको दिखा दी जाए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि पीएम ऊषा फंड से 5 लाख रुपए आए हैं, 5 करोड़ रुपए आए हैं। वो 5 करोड़ रुपए का एक अकाउंटेबिलिटी हमको दे दी जाए। और एक मेन मांग ये है कि ये सवाल जो छात्र पूछ रहे थे उन पे आपने पुलिसिया कार्रवाई कर दी है, कारण बताओ नोटिस जारी करा है। ये सारे केसेस को वापस लिया जाए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जिसमें नागरिक समाज के लोग हों, छात्र लोग हों और एक इंडिपेंडेंटली इसकी जांच हो। यही बेसिक मांगे हैं। इससे पहले 25 फरवरी की रात समाजवादी छात्र संगठन के नेता तौकील गाजी ने एक वीडियो भी जारी किया था। गाजी ने परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की थी। गुरुवार को जब मार्च निकाला गया तो हमारी संवाददाता बरखा बली ने तौकील गाजी से ये सवाल भी किया कि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से बातचीत का रास्ता खुला है तो फिर ज्ञापन सौंपने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जवाब क्या मिला, आप भी सुनिए।
तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है उनके कुछ लोग भी जुड़े हैं। तौकील गाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, आज जो ज्ञापन जिलाधिकारी के पास सौंपा गया है उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ शर्तें आपकी द्वारा रखी गई? हमारी शर्तें तो यही थी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के लाल बहादुरी मस्जिद पे जो ताला जड़ दिया है उसको हटवाने के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय का ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे लोग गए थे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है और यही मांग की गई है कि उसका ताला खुलवाया जाए। या रमज़ान का महीना चल रहा है और मुसलमानों के लिए सबसे पाक महीना होता है और इस महीने में नमाज़ पढ़ने के लिए अगर लाल बहादुरी का ताला नहीं खुल रहा है तो कहीं ना कहीं पे व्यवस्था करिए जहाँ पे हम लोग नमाज तब तक पढ़ सकें। लेकिन तौकील जी, प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, आप आके बात कर सकते हैं, फिर ये ज्ञापन की वजह क्या रही? बातचीत के लिए रास्ता खुला है, बिल्कुल। हमने 2 दिन पहले प्रशासन ने बोला था कि हम बातचीत के लिए आपको 2 दिन का समय ले रहे हैं, 2 दिन में हम आपसे बातचीत करेंगे। 2 दिन कल रात में पूरा हो गया। आज जब प्रशासन से हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो वहाँ के लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना रिसीव कर रहे हैं और ना ही किसी तरीके की कोई बात करना चाह रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप भाई कुलपति हमसे लोगों से बात करें, हम तो कह ही रहे थे लेकिन वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग अभी जाएंगे कुलपति कार्यालय के बाहर, अभी जाकर पूछेंगे कि क्यों वार्तालाप नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, संवाद का समय दिया गया था छात्रों द्वारा, लेकिन अब उनके द्वारा जो ज्ञापन है वो जिलाधिकारी कार्यालय में सौंप दिया गया। अब देखना ये होगा कि ये जो बहस छिड़ी है, जो बातचीत का रास्ता निकला है, क्या इससे कोई समाधान निकलता है या नहीं। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा वली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। दरअसल बापसा, माकपा माले और आयसा के छात्र लाल बारादरी को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग और उस मांग पर प्रशासन के तर्क को भी एक बार समझ लेते हैं। छात्रों की मांग है कि या तो लाल बारादरी का ताला खोला जाए या फिर मुस्लिम छात्रों को उसके बाहर नमाज पढ़ने दिया जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि लाल बारादरी के अंदर जाना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है और बाहर नमाज पढ़ने देना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। छात्रों ने जब लाल बारादरी का ताला खुलवाने के लिए पैदल मार्च निकाला तो प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। देखिए, छात्र संगठनों का ये आरोप है कि बिना किसी संवाद के लिए गए इस फैसले ने असंतोष को उत्पन्न किया था और इसीलिए भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो छात्र थे वो एकत्र हुए थे और उन्होंने ये पैदल मार्च निकाली। लेकिन देखिए, प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात थी। ये जो पैदल मार्च है ये छात्रों के लिए अपनी मांगों, नाराजगी और संवाद की मांग को रखने का एक जरिया बन गया था। विश्वविद्यालय परिसर में हंगामे की शुरुआत दरअसल रविवार को हुई थी और गुरुवार आते आते मामला कैंपस से सड़क तक पहुंच गया है। एक बार पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। रविवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी परिसर में फेंसिंग लगाने के लिए खुदाई शुरू हुई। बकौल प्रशासन लाल बारादरी का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने लाल बारादरी की बैरिकेडिंग की है, लेकिन बड़ी संख्या में NSUI और AISA के छात्र मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने निर्माण का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मुस्लिम छात्रों ने विरोध में लाल बारादरी के बाहर नमाज भी पढ़ी। मंगलवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कैंपस में नमाज और नारेबाजी के आरोप में थमाया गया है। सभी 13 छात्रों को 50,000 का व्यक्तिगत मुचलका भरने को कहा गया है। मंगलवार को ही हिंदू छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि बारादरी सील करने से शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। कुल मिलाकर लाल बारादरी से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़कों पर पहुंच गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो बातचीत का रास्ता निकाला है इससे कुछ समाधान निकलता है या नहीं, या फिर ये जो विरोध है वो और तेज हो जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। अगली खबर यूपी में बसपा के इकलौते विधायक से जुड़ी हुई है, जहां बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापा मारा। बुधवार को शुरू हुई छापेमारी कई ठिकानों पर गुरुवार को भी जारी रही। आयकर विभाग की रेड बसपा के इकलौते विधायक पर कितनी भारी पड़ती दिखाई दे रही है, देखिए इस रिपोर्ट। ये चेहरा
यूपी की सियासत में शुमार बड़े नामों में से एक है, जिसने अपनी पार्टी के लिए यूपी में सियासी जमीन सुरक्षित रखने का काम किया। ये चेहरा है यूपी में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सियासी जमीन पर खड़े इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का। लेकिन इन पर बुधवार सुबह मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, जब बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ, बलिया के आवास और सोनभद्र में उनकी कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मार दिया। बुधवार सुबह 50 से ज्यादा अफसर गाड़ियों से विधायक के लखनऊ आवास पर पहुंचे और परिसर घेर लिया। किसी के अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी। टीम ने फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिकॉर्ड खंगाले। बुधवार को शुरू हुई आयकर विभाग की ये रेड गुरुवार को भी जारी है। विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सोनभद्र, कौशाम्बी और बलिया में कार्रवाई चल रही है, जबकि लखनऊ के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। खबरों के मुताबिक यहां से टीम को करीब 11.5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए हैं। बुधवार को आयकर टीम ने एक साथ 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। खबरों के मुताबिक आयकर विभाग 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक आधिकारिक तौर पर बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। उमाशंकर सिंह के कुछ ठिकानों पर आयकर विभाग ने थोड़े फिल्मी अंदाज में रेड डाली। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में कंपनी के दफ्तर खंगालने 12 गाड़ियों में पहुंची आयकर विभाग की टीम में से कुछ गाड़ियों पर शादी के पैम्फलेट लगे हुए थे, यानी अफसर बाराती बनकर पहुंचे थे। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से विधायक उमाशंकर सिंह पर आयकर विभाग को इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, उसको भी समझ लेते हैं। दावों के मुताबिक अगस्त 2025 में आई कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी कंपनी ने 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया। इससे सोनभद्र में अवैध खनन कार्यों से करीब 60 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई थी। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। हालांकि विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पार्टी में उमाशंकर सिंह का दर्जा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो खुद उनकी तबीयत खराब होने पर अपने विधायक का हाल लेने उनके घर पहुंच गई थी, जो यूपी की सियासी गलियारों में एक लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा था। उमाशंकर सिंह को बसपा सुप्रीमो का बेहद करीबी माना जाता है। इसकी एक वजह ये भी मानी जाती है कि जब बसपा के बड़े से बड़े नेता 2022 में अपनी विधायकी बचाने में नाकामयाब हो गए थे, तब उमाशंकर ने जीत दर्ज कर बसपा की लाज को बचा लिया था। वो बलिया की रसड़ा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2011 से बसपा के साथ जुड़े हैं। उमाशंकर सिंह 2012, 2017 और 2022 में रसड़ा सीट से लगातार विधायक बने हैं। 2022 में उमाशंकर सिंह ही बीएसपी के एकमात्र उम्मीदवार थे जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। यूपी की 18वीं विधानसभा में उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक हैं। उमाशंकर सिंह पर जारी आयकर विभाग की कार्रवाई पर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के इकलौते विधायक के लिए पोस्ट कर उन पर भरोसा जताते हुए लिखा कि उमाशंकर सिंह ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी की जिम्मेदारी निभाई है। बसपा सुप्रीमो का ये बचाव अपने इकलौते विधायक के लिए था या फिर यूपी में बची बसपा की सियासी जमीन के लिए, ये साफ नहीं है। पर एक बात साफ है, रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह पर लगे आरोप अगर सच साबित होते हैं तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के लिए भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सफर आसान नहीं होगा। न्यूज़ 360 में बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में एआई समिट के दौरान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने के आरोप में 3 यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को हिमाचल और दिल्ली पुलिस में टकराव हो गया। ये टकराव इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये सत्ता, सियासत और सिस्टम के बीच सीधा टकराव था।
दिल्ली में एआई समिट के दौरान अर्धनग्न प्रदर्शन के आरोप में हिमाचल प्रदेश के 3 यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि दिल्ली से लेकर शिमला तक हड़कंप मच गया। बवाल इतना बढ़ा कि 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने तक आ गई और मामला सीधे कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा। दरअसल बुधवार को दिल्ली पुलिस एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के कुछ जवान हिमाचल में छिपे 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तलाश में दाखिल हुए थे। ये तीनों वही यूथ कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने दिल्ली में एआई समिट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने शिमला के एक होटल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर शिमला में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। इस गिरफ्तारी के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। उसके कार्यकर्ता देश भर में जगह जगह गुरुवार को प्रदर्शन करते दिखे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानुचिम की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उन्हें शय दे रही है और अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई है। गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस जाती है, लोगों को उठाकर ले आती है। मेरे साथ भी असम पुलिस ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आकर मुझे बचाया। ये हर बार ये हमारे श्रीनिवास जी के साथ हुई, हमारे जिग्नेश मेवानी जी के साथ हुई। तो ये गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ। अगर एआई समिट में हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखने का काम किया, तो मुझे गर्व है उन युवा कांग्रेस के साथियों पर, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए इस देश को बेचने वाले लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, उनके खिलाफ में अपनी बात रखने का हमने प्रयास किया। और मुझे तो खुशी है इस बात की, युवा कांग्रेस में कम से कम अपनी जो विपक्षी भूमिका है वो मजबूती के साथ रखी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के इस शर्मसार करने वाली हरकत पर उन्हें शय दे रही है, वहीं बीजेपी इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ठेस पहुंचाने की सुनियोजित साजिश बता रही है। लगातार होची व राष्ट्र विरोधी राजनीति करना और अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। देश को बदनाम कर राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी अधिक गंभीर यह है कि जिन लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान षड्यंत्र के तहत बाधित करने का आरोप है, उन अमेठी के अपराधियों को, भारत विरोधी कार्य करने वाले अपराधियों को हिमाचल प्रदेश में कथित रूप से अवैध संरक्षण दिया जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस को इनपुट थी कि एआई समिट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वाले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले यूथ कांग्रेस के तीनों नेता वहां के चांचल होटल में ठहरे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। अब एक नजर इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम बुधवार 6 गाड़ियों में हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। आरोप है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को ऑफिशियली बताए बिना तीनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी शिमला पुलिस को मिली। उन्होंने शहर और आसपास के इलाकों में चेक पॉइंट बनाकर दिल्ली पुलिस को रोक दिया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर ऐतराज जताया और कहा कि इंटर स्टेट ऑपरेशन में लोकल पुलिस की जानकारी और तालमेल जरूरी है। मामला बढ़ने पर बालूगंज पुलिस स्टेशन ने दखल दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद शिमला जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में लंबी सुनवाई हुई और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने यहां आकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सबूत के लिए होटल से सीसीटीवी की डीवीआर और रजिस्टर भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन हिमाचल पुलिस द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डालने को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र करें और फिर उन्हें हिमाचल में जाकर संरक्षण दें,
जब हिमाचल की सरकार उन्हें संरक्षण दे रही हो, ऐसे में सभी नियमों का पालन कर दिल्ली की पुलिस वहां पहुंचे तो अवैध संरक्षण दिए हुए उन अपराधियों को बचाने के लिए जो हिमाचल पुलिस ने किया, हिमाचल सरकार ने किया, वो गैर कानूनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल पुलिस का दायित्व राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर ध्यान देना है, ना कि अपराधियों को शरण देना। नालागढ़ और कांगड़ा जैसी घटनाएं उनको याद आनी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यों की पुलिस किसी निर्वाचित सरकार के इशारे पर काम नहीं कर सकती है। उन्हें अगर कानून का शासन स्थापित करना है और जिसे किसी राज्य ने वांछित किया है, जो उसे गिरफ्तार करना चाहता है, वहां उन्हें सहयोग करना चाहिए था। ऐसे टकराव के दृश्य पश्चिम बंगाल में भी दिखे, जहां टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस का पूरी तरह से राजनीतिकीकरण हुआ है, और ये उसकी पुनरावृत्ति हिमाचल में दिख रही है। इस तरह का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का टकराव और उसमें पुलिस का इस्तेमाल किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये पूरा मामला धीरे धीरे सियासी रुख ले चुका है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। एआई समिट विरोध प्रदर्शन के तीनों आरोपियों को दिल्ली लाया गया और पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी हुई। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।